तो एक और इवेंटफुल वीक की समाप्ति होते हुए दिखाई पड़ी है, जबकि कई सारे डोमेस्टिक ग्लोबल ट्रिगर्स के बीच में भारतीय बाजार बंद होते हुए दिखाई पड़े। लेकिन बहुत सारे ट्रिगर्स जिनको बाजार वेट कर रहा था और उस वेट के बावजूद या होने के बावजूद भी बाजार नहीं चल के दिया। तो आखिर बाजार में दिक्कत क्या है, कब चलेगा बाजार, इन सब पर जरा बातचीत कर ली जाए। हमारे साथ हर बार की तरह एक नए खास मेहमान मौजूद रहते हैं और आज भी हमारे साथ निपुण सर मौजूद हैं। निपुण सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो निपुण सर, मैं बाजार पर आऊँगा, बाकी चीज़ों पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले वो टीचर्स डे बीता है और आप हमारे इसलिए हमेशा से ही गुरु के समान रहे हो, तो आपको टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक दूसरा सर, क्योंकि सालों से आप बाजार में हो और ऑब्वियसली बात है बाजार ने आपको भी सिखाया होगा, अच्छे भाषा में, बुरी भाषा में, शायद बहुत बुरी भाषा में भी, पता नहीं, लेकिन इन सब भाषाओं में जो सीखा आपने, उसमें कुछ लर्निंग जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहो कि हाँ, मार्केट में ये लर्निंग तो आपको हमेशा रखनी ही चाहिए। सुमित, आपको भी टीचर्स डे की शुभकामनाएं। हम सब एक दूसरे से सीखते हैं मार्केट्स में। तो क्लियरली आई थिंक मार्केट्स हमारा सबका गुरु है। इतने सालों से मार्केट में रहने से काफ़ी चीज़ें सीखने तो मिलती हैं, बट क्लियरली लॉट ऑफ टाइम्स ये सीखने क्लियरली मिलता है कि जो लंबे समय तक निवेश जो अगर करना हो, तो इन्वेस्टिंग इज लाइक वॉचिंग पेंट ड्राई और वॉचिंग ग्रास ग्रो। ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट पॉल सैमुअलसन ने कहा है, और मैं भी इसमें मार्केट्स में यही सीखा हूँ कि वॉचिंग पेंट इन्वेस्टिंग इन मार्केट्स इज लाइक वॉचिंग पेंट ड्राई और वॉचिंग ग्रास ग्रो। इफ यू वांट quick money, you're welcome to go to Las Vegas and try your luck. ये बात सही है सर। मतलब कब इन्वेस्टमेंट आपका बड़ा हो जाए ये आपको तभी पता चलता है जब आपके डीमैट का पासवर्ड खो जाए। जिस दिन आप कई दिनों बाद खोलोगे तब समझ में आया, अच्छा इसका ये दाम हो गया। खैर निपुण सर, मार्केट में जीएसटी रिफॉर्म होगा, ट्रम्प टैरिफ होगा, अर्निंग्स खत्म होंगी, तब सिचुएशन सुधरेगी। सब हो गया, टैरिफ भी हो गया, ओवरहैंग खत्म हो गया, जीएसटी भी लग गया और अर्निंग्स भी पूरी हो चुकी, इवेंट सारे खत्म हो गए, लेकिन बाजार वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। सो क्या हम कुछ ज़्यादा उम्मीदों के साथ बैठे थे या बाजार ने सच में ही कुछ नहीं किया है? सुमित, क्लियरली जो भी अनाउंसमेंट्स आए हैं, अगर जीएसटी के अनाउंसमेंट्स देखें, टैरिफ में अब एक एक हायर लेवल पे टैरिफ जो 50% पे है, टैरिफ्स, वो एक क्लियरली नेगेटिव है। बट ये सब अनाउंसमेंट्स हैं, इनका एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट अनसर्टन रहता है। हमेशा इसमें एक मीडियम टर्म में ग्रेजुअली इम्पैक्ट आता है। इसमें बेनिफिट्स जो हैं, जीएसटी फॉर एग्जांपल, जीएसटी काफ़ी घटाया गया, उसमें बेनिफिट्स मैन्युफैक्चरर्स कितने पास ऑन करते हैं प्रोडक्ट्स में, इसका बेनिफिट क्लियरली कंज्यूमर्स को मिलता है इन टर्म्स ऑफ लोअर प्राइसिंग। कई ड्यूरेबल्स में भाव घटते हैं तो उसमें सेल्स काफ़ी बढ़ते हैं, उसमें सेविंग्स भी होता है। वो सेविंग्स का अल्टीमेटली कंज्यूमर क्या करता है, उस पर भी एक ओवरऑल इकोनॉमी पे निर्भर करता है कि उसमें कंजम्पशन बढ़ा है या ये सेविंग्स में पैसा जाता है, या फिर रियल एस्टेट में जाता है, गोल्ड में जाता है। सो आई थिंक ये जो भी जीएसटी का बेनिफिट मिला है वो बहुत ही अच्छा बेनिफिट ऑन द वन साइड है, लेकिन ऑन द अदर साइड क्लियरली जो भी कंज्यूमर्स हैं वो एक एक वेट करेंगे कि 22 सितंबर के बाद जैसे प्रोडक्ट्स के दाम घटते हैं, तो तब खरीदना शुरू करेंगे। ऑन दी अदर साइड फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो क्लियरली वॉल्यूम्स अच्छे होने की, सेल्स अच्छे होने की, कंजम्पशन अच्छे होने की संभावना है। ये एक पॉजिटिव रहता है। इनफैक्ट नवरात्रि आ रही है, उसमें भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, इम्पैक्ट आएगा। दिवाली आ रही है, उसमें भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। ओवरऑल आई थिंक इकोनॉमी के लिए डेफिनेटली ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है। इसका 2 से 3 क्वार्टर में रियल इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा, वेदर इन टर्म्स ऑफ हायर कंजम्पशन, वेदर इन टर्म्स ऑफ हायर, और कितना इम्पैक्ट जीएसटी कलेक्शन पे गवर्नमेंट पे होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, वॉल्यूम्स कितने बढ़ते हैं।
जीडीपी पे कितना इम्पैक्ट आता है, इन्फ्लेशन पे कितना इम्पैक्ट आता है, इन्फ्लेशन इसकी वजह से घटना चाहिए ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, और उसकी वजह से ब्याज के दर घटने चाहिए। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली पूरी इकोनॉमी पे है, लेकिन एट द सेम टाइम जो नेगेटिव फैक्टर्स रहे हैं कुछ समय से, जैसे कॉर्पोरेट अर्निंग्स नहीं बढ़ रहे हैं जितनी तेजी से ये क्वार्टर में बढ़ने एक्सपेक्टेड थे, या पिछले 2 या 3 क्वार्टर्स में, ये हमने नहीं देखे हैं। प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स सोचा था कि काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, इसमें एक एक कैपेक्स नहीं बढ़ रहा है। बैंकिंग में कुछ हद तक, या एनबीएफसीज में कुछ हद तक एनपीएस बढ़ रहे हैं, जो भी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं या एनबीएफसीज ने रिटेल लेंडिंग किया हुआ था, उसमें वॉल्यूम्स तो काफ़ी अच्छे बढ़े, लेकिन उसमें कुछ हद तक एनपीएस बढ़ रहे हैं। सो इस तरह के कुछ इरिटेंट्स हैं, कह सकते हैं, जिसकी वजह से एक कॉर्पोरेट सेक्टर ग्रोथ जितना दिखना चाहिए, अर्निंग्स विजिबिलिटी दिखनी चाहिए, वो नहीं दिख रही है। उसी वजह से मार्केट एक हेजिटेंट लेवल पे है, एक रेंज बाउंड लेवल पे है, इसे कह सकते हैं। टाइम करेक्शन हो रहा है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक क्लियरली जो अगर अगले 3 से 4 क्वार्टर में देखें तो इसकी विजिबिलिटी अर्निंग्स पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगी, ये समझ सकते हैं। तो निपुण सर, एक बात बताओ, 2000 पिछले 10 साल में 2016 से लेके 25-26 तक अब तक एक भी ऐसा साल निफ्टी का नहीं गया जिसमें निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ हो। मिड कैप में पिछले 5 साल में कोई भी लाल निशान में बंद होने वाला साल नहीं है, और स्मॉल कैप में भी 3 साल में ऐसा कोई भी नेगेटिव रिटर्न नहीं आया है। सो इतनी अच्छी रिटर्न की ग्रोथ देखने को मिली है, फिर भी सबको ये शिकायत है कि बाजार चल नहीं रहा है, और चलने के बिना मतलब रीज़न भी बहुत सारे आ रहे हैं कि एफआईज बेच रहे हैं। एफआईज आज से नहीं बेच रहे ना, 4 साल से बेच रहे हैं, या मतलब क्या हम कुछ ज़्यादा ही आदी हो गए हैं तेज़ी देखने के, इसलिए हमें मंदी बुरी लग रही है, या एक्चुअल में ये बाजार ने सिचुएशन इतनी ख़राब कर रखी है कि आपको सच में ही नहीं दिख रहा कुछ भी, खराबी है हालात? जितना विजिबल है उतनी उतनी हालत, जैसे आपने कहा, क्लियरली बुरी नहीं है। पिछले 10 साल में आपने कहा, लेकिन अगर पिछले 5 साल में देखें तो पिछला 1 साल इनफैक्ट, जो 26 सितंबर 2024 में जो हाई बना था मार्केट्स में, वो और आज तक जो हमने 11.5 महीने देखे हैं, 11.5 महीने में जो एक रिटर्न है वो एक फ्लैटिश रिटर्न या नेगेटिव रिटर्न है। लेकिन उसको छोड़ के मार्केट का पीक था, लेकिन उसको छोड़ के आई थिंक अच्छे रिटर्न्स आए हैं। इसका इम्पैक्ट हम म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी में भी क्लियरली देख रहे हैं, जो मार्केट में कॉन्फिडेंस आया है और निवेशकों ने कंटिन्यूअसली एसआईपी में पैसे निवेश किए हैं। जो ओवरऑल अर्निंग्स देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में हो सकता है कुछ सेक्टर्स हों जिसमें पहले अर्निंग्स अच्छे आते थे, वो शायद टर्न अराउंड हो गए हैं या नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कई और सेक्टर्स आए हैं पिछले 5 सालों में जहां पे एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमने देखा है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे था, तो वो शिफ्ट होके एक रेलवेज पे गवर्नमेंट का स्पेंडिंग बहुत बढ़ गया, तो रेलवेज में हमने काफ़ी रनअप देखा, अर्निंग्स काफ़ी बड़े, ऑर्डर फ्लो बहुत अच्छा था। एट द सेम टाइम अनदर सेक्टर विच बिकेम डिफेंस, जिसमें क्लियरली एक बड़ा बाउंस आया, बड़ा बम्प अप आया। पावर एज अ सेक्टर में बहुत निवेश गया, जिसकी वजह से हमने अच्छा ग्रोथ देखा। सो सेक्टर्स चेंज होते जा रहे हैं, डिपेंडिंग कि निवेशक किस तरह से उसमें एक मूव कर रहे हैं, एक सेक्टर से रोटेशन कर रहे हैं दूसरे सेक्टर में। लेकिन क्लियरली आई थिंक जो अगर आप सही सेक्टर में रहे हो तो बहुत अच्छे रिटर्न्स निवेशकों को पिछले 5 से 10 साल में मिले हैं। तो एक चीज़ और निपुण सर, एक आंकड़े में देख रहा था कि जो ये ग्रोथ कंपनीज हैं, जैसे कि जोमेटो हुआ, जैसे कि डिलीवरी हुआ, जैसे कि पीबी फिनटेक हुआ, जो नए, या नायका हुआ या ओला हुआ, इन सब जिनको बाजार बहुत अभी वैल्यू दे रहा है और बहुत अच्छे चल रहे हैं, ग्रोथ स्टोरी के नाम पे चल रहे हैं। सो ग्रोथ स्टोरी के पी तो 1000 के आसपास तक पहुंच गए, चलो 100 के तो मिनिमम ऊपर है ही पी इनके, लेकिन पी जी भी, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ भी इनकी कहीं कहीं 30 के मल्टीपल पे या 40 के मल्टीपल पर है। सो व्हाट मतलब आप इसको, ये मैं ऐसे पूछना चाहूँगा कि क्या फेयर वैल्यू है, किसको आप कहोगे फेयर वैल्यू कि हाँ ये फेयर वैल्यू है, यहाँ तक तो एटलीस्ट होनी चाहिए। लेकिन इस समय जो चीज़ पसंद आ रही है उसका दाम अनाप शनाप भाग रहा है, जो चीज़ नहीं पसंद आ रही है वो सस्ती ही पड़ी हुई है, तो ये कैसे डिस्टिंग्विश करूँ? अगर ये प्लेटफॉर्म स्टॉक्स गिने आप, जैसे आपने ग्रोथ स्टॉक्स कहा, बट क्लियर, जो अगर ये
प्लेटफॉर्म स्टॉक्स हैं, उसमें एक वैल्यूएशन देना क्लियरली एक मुश्किल काम हो जाता है। जैसे आपने कहा, आई थिंक 100 से लेकर 1000 तक कुछ भी प्राइस अर्निंग रेशियोज हैं, उनके ग्रोथ बहुत अच्छा है, लेकिन और इसमें से हमने इटर्नल को इंडेक्स में आते हुए देखा है, जो एक बहुत बड़ी बात है। इसमें से कई कंपनीज लॉस में भी हैं अभी भी। कुछ टर्न अराउंड शुरू हुए हैं पिछले 2 या 3 तिमाही में, प्रॉफिट्स में कुछ कंपनीज आना शुरू हुई हैं, और एक्सपेक्टेशन है कि ये प्रॉफिट्स और बढ़ते जाएंगे। लेकिन आई थिंक क्लियरली जब तक ये इतना हाई ग्रोथ दिखाएंगी, इनके वैल्यूएशंस हायर रहेंगे। ऑफ कोर्स ये देखना जरूरी है कि इंटरनेशनली कंपेयर करें तो कई कंपनी इसी तरह की हैं जिसके वैल्यूएशंस इतने हाई नहीं हैं। तो ये टू एन एक्सटेंट सॉर्ट ऑफ प्राइवेट इक्विटी वैल्यूएशन, जो वैल्यूएशंस कई होते हैं, उस तरीके के वैल्यूएशंस हो चुके हैं, और इसमें क्लियरली निवेशकों को इट्स डिफिकल्ट टू पुट वैल्यूएशन। गुरुज अशोक दामोदरन जैसे हैं जिन्होंने क्लियरली कहा है कि ये सब वैल्यूएशंस एक स्टोरीज पे बेस्ड होती हैं। सो इसमें ये सब में वैल्यूएशंस जो टर्न अराउंड केसेस हैं या लॉस मेकिंग केसेस हैं, उसमें देना, एज एन एग्जांपल, एक अगेन अनदर स्टॉक लाइक एग्जांपल के तौर से नायका है, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी इनसिग्निफिकेंट है ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में देखें तो। एक 40-50 करोड़ की भी सालाना का प्रॉफिट नहीं है, लेकिन उसका मार्केट कैप देखिए कहीं कहीं ज़्यादा है। सो इस तरह के स्टॉक्स रहेंगे जब तक एक टर्न अराउंड नहीं हो जाता है ये सब कंपनीज में। और इसमें इन्वेस्टर्स की पेशेंस काफ़ी जनरली हमने देखी है, 3-4 साल 5 साल तक निवेश के इसमें पेशेंस, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं या इसमें पेशेंस रखते हैं इन टर्म्स ऑफ टर्न अराउंड। जैसे एज लॉन्ग एज उसमें प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ आ रहा है, तब तक एक पेशेंस रहती है। बट इस तरह के वैसे देखें तो कई मिड कैप में, स्मॉल कैप में स्टॉक्स हैं जिसके 80-100 के पी रेशोज हैं, लेकिन ये सब में अगर देखें तो एक विजिबिलिटी ऑफ ओवर द नेक्स्ट 5 years ऑलमोस्ट 40-50% ग्रोथ की हम देख रहे हैं। कुछ केसेस में उससे भी ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है या देख रहे हैं। सो एक नया सेगमेंट निकला है जहाँ पे बहुत हाई ग्रोथ हम देख रहे हैं एज कम्पेयर टू जो पहले के सेगमेंट्स जो मैन्युफैक्चरिंग थे, के एफएमसीजी के थे, उसके कंपैरिजन में सेगमेंट्स हैं जहाँ पे ग्रोथ सिग्निफिकेंटली हायर है, और उसी को वैल्यूएशंस मार्केट दे रही है और सस्टेन्ड वैल्यूएशंस दे रही है। लॉन्ग टर्म में किस तरह से ये पैन आउट होते हैं और अर्निंग्स कैसे पैन आउट होते हैं और इसके पी रेशियोज किस तरह से, मार्केट डिस्काउंटिंग किस तरह से पैन आउट होता है, ये तो लॉन्ग टर्म दिखाएगा। बट करंटली इसमें ग्रोथ पोटेंशियल ये सब कंपनीज में अच्छे दिख रहे हैं। तो निपुण सर, जो बाजार खुश हुआ था कि जीएसटी कट होगा, बूस्ट आएगा, डोमेस्टिक ग्रोथ बढ़ेगी, ये सब बातें हुई थी, इन सब बातों का इम्पैक्ट भी देखा हमने। ऑटो में ज़बरदस्त तेज़ी आई, सेलेक्टिव एफएमसीजी या कंज्यूमर स्पेस में अच्छी खरीदारी आई, लेकिन एक्चुअल पिक्चर तो ये Q3 से आनी शुरू होगी। सो वहाँ क्या करा जाए, पहला पार्ट। दूसरा, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां हैं, फार्मा एंड आईटी, वो तो अभी भी वैसी के वहीं खड़े हैं, उनमें क्या किया जाए? सो एफएमसी आइदर ऑटोज में देखें या एफएमसीजी कंपनीज में देखें या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में देखें, whether it is staples or durables, I think clearly थर्ड क्वार्टर से इसका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू होगा, दिखेगा। ओवरऑल हमने ये भी देखा है कि इनकम टैक्स घटाने की वजह से जो सेविंग्स जो लोगों के हाथ में हैं वो क्लियरली इम्प्रूव हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। उसका भी स्पेंडिंग हम कंजम्पशन में, बिसाइड द जीएसटी कट, उसका भी कंजम्पशन में स्पेंडिंग ग्रेजुअली आते हुए हम देखेंगे। सो आई थिंक उसका पॉजिटिव इफेक्ट, रियल इफेक्ट, जैसे मैंने पहले भी कहा, आई थिंक वॉल्यूम्स कितने बढ़ते हैं और उसकी वजह से जीएसटी कलेक्शन में कितना इम्पैक्ट आता है, इन्फ्लेशन पे कितना इम्पैक्ट आता है, ये सब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आएगा। लेकिन ये सब कंपनीज में एटलीस्ट थर्ड क्वार्टर से एक बम्प अप आना शुरू होगा। हर एक कंपनी कितना पास ऑन करती है बहुत ज़रूरी है, पैकेजिंग किस तरह से रियलाइन करती है ये भी बहुत ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, स्मॉल पैकेजेस का। लेकिन क्लियरली ऑटो स्पेस में एक दाम कम होने की वजह से एक
डिमांड में बम्प अप, वेदर इट्स टू व्हीलर्स और स्मॉल कार्स, इसमें एक पॉजिटिव एक्शन क्लियरली आएगा। एंड आई थिंक ये इंटायर स्पेस में भले इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में हमने 1-2 दिन में देखा हो कि एक लिमिटेड ट्रैक्शन आया हो, बट एक क्लियर विजिबिलिटी अर्निंग्स में हो जाती है ये सब सेक्टर्स में। जो पहले एक एफएमसीजी में देखें या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में देखें, तो कुछ हद तक प्रीमियमाइजेशन पे मार्जिन स्क्वीज करने की बहुत कोशिश हो रही थी अर्बन स्पेसेस में, अर्बन एरियाज में। रूरल में इतना डिमांड इतना नहीं आ रहा था। अब जो ये सब प्राइस सेंसिटिव सेगमेंट्स हैं, रूरल एरिया है, उसमें दाम घटने की वजह से एक क्लियर कंजम्पशन डिमांड रिवाइव होनी चाहिए। अर्बन स्पेसेस में जो सिर्फ प्रीमियमाइजेशन की वजह से मार्जिन्स बढ़ रहे थे या मेंटेन हो रहे थे, उसमें भी एक वॉल्यूम्स ग्रेजुअली बढ़ने की अच्छी पॉसिबिलिटी है। सो वेदर यू लुक एट एफएमसीजी, ऑटोज, एक ओवरऑल नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में क्लियर विजिबिलिटी आनी चाहिए। इवन फार्मा फॉर दैट मैटर एक फियर की वजह से रुका हुआ है, अटका हुआ है कि यूएस ने कहा है कि उस पर बहुत बड़े टैरिफ्स आ जाएंगे सूनर और लेटर। आएंगे या नहीं, कितने आएंगे, ये एक अनसर्टेनिटी जरूर बनी रहती है। बट ओवरऑल अर्निंग्स पे इसका इम्पैक्ट बहुत नहीं आया ऐसा लग रहा है। फार्मा में ये क्लियर क्वार्टर इंडिकेट करेगा जब सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे। बट आई थिंक ओवरऑल फार्मा सेक्टर ऑल्सो शुड बी कमिंग आउट विथ गुड रिजल्ट्स, वेदर इसमें सीडीएमओ देखेंगे, अदरवाइज एपीआई कंपनीज देखेंगे। आई थिंक ग्रेजुअली फार्मा कंपनीज में सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी दिखनी चाहिए। तो निपुण सर, फिर वही बात आती है कि निफ्टी को चलाने वाले तो इस समय ऑटो है। अब ऑटो चला रहा है, रिलायंस बैकफुट पर है, आईटी बैकफुट पर है, बैंक्स बैकफुट पर है, लेकिन अब ऑटो और मेटल ड्राइव कर रहे हैं। सो क्या अब ये जो ड्राइविंग है ये कंटिन्यू रहेगी या फिर वही ट्रेडिशनल स्टॉक्स वापस आएंगे? मतलब हाउ आर यू सीइंग द पोजीशन ऑफ आईटी एंड ऑटो प्रेजेंटली, metal and auto presently? So I think metal and auto have at least now clearly shown, at least autos have clearly shown कि इसमें एक रनवे है, विजिबिलिटी है कि डिमांड बढ़ेगी, वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से, मार्जिन्स किस तरह से मेंटेन होते हैं, वो इंडिविजुअल कंपनीज को देखना है। और ये टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स दोनों को अप्लाई करता है। एक्सपोर्ट्स पे इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है ये देखना अलग है, ये एडिशनल है। मेटल्स में मैं समझता हूँ कुछ हद तक ऑटोज की वजह से बेनिफिट तो आएगा ही, लेकिन एक टेम्पररी रन अप हमने देखा है। चाइना की प्रोडक्शन ओवरऑल चाइना ने कट किया है, उसकी वजह से एक बेटर प्राइसिंग हुआ है, उसकी वजह से इम्पैक्ट आया है। बट so when you look at only these two sectors, I think between these two, autos clearly look more have a clearer visibility of profitability as compared to metals. But there are several other sectors. मैं इसमें डिफेंस को ऐड करूंगा, मैं उसे इसमें पावर को ऐड करूंगा। पूरा पावर सेगमेंट है, जितना ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से ओवरऑल ये जो पावर इकोसिस्टम है, वेदर इट इज जनरेशन और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कैपेक्स हमने काफ़ी अच्छा देखा हुआ है। प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स भी अच्छा देखा हुआ है। सो आई थिंक सेगमेंट्स हैं, सेक्टर्स हैं, दे नीड नॉट बी इन द लार्ज कैप स्पेस। उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप में हो सकता है ज़्यादा हो ये सब स्पेसेस में, ये सब सेक्टर्स में। बट आई थिंक कंपनीज हैं जहाँ पे एक प्राइस अर्निंग ग्रोथ अच्छा दिख रहे, पॉजिटिव दिख रहे। हमने एनुअल ग्रोथ 40 to 50% आ सकता है, आया हुआ है और आगे आके भी आ सकता है। ये क्लियरली एक विजिबिलिटी दिख रही है सेगमेंट्स में। तो निपुण सर, एक बात बताओ, ट्रम्प साहब की तरफ से एंटरटेनमेंट चल ही रहा है बाजार का, वो कुछ ना कुछ मसाला देते रहते हैं, एटलीस्ट मार्केट्स के लिए, अदरवाइज। तो एक स्टेटमेंट उनका बंद होते होते बाजार में आया था कि इंडिया को उन्होंने चाइना और रशिया के सामने लूज़ कर दिया है। मतलब चाइना के लिए उन्होंने इंडिया और रशिया को अब लूज़ कर दिया, यानी कि उनके खेमे से निकल के इंडिया चाइना रशिया के खेमे में चला गया है और उनकी ग्रोथ आगे चल के बरकरार रहे, इस तरह की बातचीत है। सो क्या ये डेड एंड है फर्दर नेगोशिएशंस का, रशिया ये एक्सपोर्ट नंबर्स को लेके या यूएस के साथ नेगोशिएशन को लेके? और अगर ये डेड एंड है तो क्या और विकल्प
हम देख सकते हैं? क्या यूके वुड बी अ बेटर मार्केट? और चाइना कितना हेल्प करेगा हमें? इनपुट में हेल्प कर सकता है, एक्सपोर्ट में क्या हेल्प करेगा वो? सो इसमें मैं समझता हूँ इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी स्मार्टली पूरा प्ले किया है। ऑन द वन साइड, और जो जोग्राफीज जहाँ पे जो मार्केट्स टैप नहीं हो रहे थे वो अब टैप होना शुरू हो जाएंगे। सो आई थिंक एक टेम्पररी ब्लिप एक्सपोर्ट्स में भले ही आ सकता है, लेकिन ओवरऑल एक्सपोर्ट्स इतने सफर नहीं करेंगे। ऑन द अदर साइड, भले ही यूएस की तरफ से इस तरह के वॉइसेस एंड साउंड्स और इस तरह का नेगेटिव सिनेरियो बिल्ड हुआ है, लेकिन हमारी तरफ से अभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जाते हैं कि अभी भी नेगोशिएशंस होंगे, टैरिफ हो जाएगा, टैरिफ एग्रीमेंट्स हो जाएंगी नवंबर तक। सो आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पूरी कोशिश है मैटर सॉर्ट आउट करने की, या फिर इसको एग्रेवेट ना हो ये करने की। सो मैं समझता हूँ इसे काफ़ी स्मार्टली प्ले किया गया है कि एक तरफ इसमें एंटागनाइज यूएस गवर्नमेंट को ना करें, और नेगोशिएशंस एक बार बंद जरूर हो गए हों लेकिन फिर से शुरू होके टैरिफ एग्रीमेंट आ जाएगी, और दूसरी तरफ नए जोग्राफीज, नए सेगमेंट्स, नए मार्केट्स में टैप किया। बिसाइड ऑफ कोर्स रशिया एंड चाइना, ये बड़े मार्केट्स हैं, लेकिन अदर देन दैट अदर जोग्राफीज अफ्रीका में है, ईस्ट यूरोपियन नेशंस हैं, उसमें टैप करना शुरू किया है। सो आई थिंक एक टेम्पररी ब्लिप भले ही हो, लेकिन इंडिया के एक्सपोर्ट्स वापस पिकअप जरूर हो जाएंगे। एंड टैरिफ का अगर 2 या 3 महीने में सॉर्ट आउट हो जाता है, उसके पहले होना मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर 2 या 3 महीने में सॉर्ट आउट अगर हो जाता है यूएस के साथ, नथिंग लाइक इट, आई थिंक वी आर बैक इन बिजनेस देन। और जो ये स्टोरी चल रही है एफआईएस की सेलिंग की, मतलब जो अभी कहीं सबसाइड होती हुई दिख नहीं रही है नियर टर्म में एटलीस्ट, लेकिन अगर वो इंटेंसिटी थोड़ी भी ईज ऑफ हो जाए तो क्या लग रहा है कि हाँ मार्केट में मतलब सुधार आना चाहिए? लग रहा है वो कहीं एफआईएस रुकेगा अभी? सो एफआई के सेल्स की तो एक क्लियर वजह दिख रही है कि उन्हें जब भी लिक्विडिटी चाहिए, तो जो एक मार्केट जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, या जहाँ पे सफिशिएंट लिक्विडिटी हो, और ये मार्केट वहाँ से वो एग्जिट करते हैं, और वो मार्केट करंटली इंडिया है जो, और इन कंपैरिजन टू ऑल अदर मार्केट्स वैल्यूएशंस यहाँ पे कुछ ज़्यादा हैं, और यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो तो क्लियरली लिक्विडिटी उन्हें ज़्यादा मिल सकती है। जो और कंट्रीज में एक रीबैलेंसिंग होता है, वेदर इट इज़ इन्वेस्टिंग इन ताइवान और कोरिया और चाइना और ये सब मार्केट्स में। आई थिंक इट्स दैट रीबैलेंसिंग दैट इज हैपनिंग, और उनका ये सेल या बेचना थोड़ा भी कम हो, एंड आई थिंक सूनर और लेटर दैट हैज टू, जैसे कि अर्निंग्स में विजिबिलिटी आती है, एक टर्न अराउंड वेरी क्लियरली होगा, और होपफुली सेकेंड हाफ ऑफ FY26 में ये टर्न अराउंड अर्निंग्स में क्लियरली विजिबल होगा, और तब अच्छी पॉसिबिलिटी है कि एफआईएस का पैसा वापस आना शुरू कर जाएगा, और तब मार्केट में इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है। ओके, चलिए निपुण सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, मार्केट्स पे अदरवाइज हमें अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए और चर्चा करने के लिए। आगे भी आपसे हम बातचीत करते रहेंगे, और हर बार की तरह एक बढ़िया लर्निंग एक्सपीरियंस रहा आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के उस पार भी लगातार खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।